जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंच पर। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 7 की न्यू बुक के बारे में बात करेंगे। उसके अध्याय नंबर 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 के बारे में विस्तार से समझेंगे और बाद में हम इस पाठ के सभी प्रश्नों को लिखित रूप से हल करेंगे। तो आप हमारे साथ इस चैनल के साथ बने रहिए और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो आगे समय में मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आज हमारा पहला पाठ है भारत की भौगोलिक विविधता और इस पाठ को हम विस्तार से समझते हैं। श्री अरविंद जी ने कहा है, यदि देश यानी कि भारत अपने भूगोल के कारण ही अन्य देशों से सर्वदा भिन्न प्रतीत होता है और यही इसके राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में विशिष्ट योगदान देता है। यानी कि भारत जो है अपने भौगोलिक विशेषताओं के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। ठीक है बेटे, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न तरह के मौसम, विभिन्न तरह के पहाड़, पर्वत, श्रृंखलाएं, नदियाँ आदि सभी और समुद्र सभी विस्तृत रूप से मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक दे रखा है, आप देखो इसको, जो चित्र है ये कि कर्नाटक में स्थित एक जोग जलप्रपात है। ठीक है, और जलप्रपात पर ध्यान दीजिए कि जलप्रपात की शक्ति को विशेष टरबाइनों के माध्यम से जल विद्युत में बदला जाता है। जो ये जलपात के माध्यम से हम निम्न क्वेश्चनों को जानने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और इसी पाठ को हम जब विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे तो हम इनके उत्तर से मिलेंगे। फिर भी मैं आपको पृष्ठभूमि के तौर पर आपको उसके बता दूंगा कि हम इसमें पाठ में पढ़ने वाले क्या क्या हैं। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के कुछ प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? भारत की भौगोलिक विविधताएं हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? जैसे भारत की भौगोलिक विशेषताएं हैं तो हम भारत की भौगोलिक विशेषताओं को बताएंगे। जिस तरह से भारत में उत्तर में पर्वतमाला है जो नवीन वलित पर्वत है, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। उत्तर का विशाल मैदान है, इस विशाल मैदान को यानी कि हम मैदान गंगा और यमुना जैसी नदियों के किनारे स्थित है जो बहुत उपजाऊ है। प्रायद्वीप पठार है भारत में, यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग है, मतलब विभाग यानी कि क्षेत्र है। और थार मरुस्थल के राजस्थान के पास भारत के पश्चिम भाग में स्थित ये शुष्क क्षेत्र है, यानी कि रेतीले टीले हैं, यहाँ पर डेजर्ट है ये और रेत से भरा पड़ा है। ठीक है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह हैं। भारत की भूगोल विविधताएं हमारे इसमें फैली हुई है हमारे देश में। ठीक है, दूसरा, भारत की भौगोलिक विविधताएं हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, तो हम इसमें जानेंगे कि जो भारत की भौगोलिक विविधताएं जैसे जनसंख्या और आवास। ठीक है, अधिकतर जो जनसंख्या है वो गंगा के मैदान समतल क्षेत्र में रहती है। ठीक है, और परिवहन, मैदानी क्षेत्रों में सड़क मार्ग और रेल मार्ग बनाना आसान होता है, इसलिए हमें आसानी से जहाँ पर हम जा सके। जल मार्ग भी है, नदियों के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से जीव जंतु और वनस्पतियाँ भी हैं। ठीक है, अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, नदियों का महत्व है। तो इस तरह से हम इस पाठ में इन चीज़ों को विस्तार से समझेंगे। ठीक है बेटे, आगे देखो कि 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी कि राकेश शर्मा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात की थी। जब इंदिरा गांधी ने उनसे यह प्रश्न किया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तब उन्होंने उत्तर दिया, तब अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा। यानी कि हमारा जो देश है हिंदुस्तान, भारत, वो सारे जहां से अच्छा दिखाई देता है ऊपर से। यह 20वीं शताब्दी के आरंभ की एक प्रसिद्ध कविता की प्रारंभिक पंक्ति हैं जो उन्होंने उस समय बोली थी। आइए पता लगाएं। इस पुस्तक के अंत में दिए गए भारत के मानचित्र का अवलोकन कीजिए। हम भारत का मानचित्र देखेंगे। आगे आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है बात करेंगे कि आपको पिछले कक्षा में पढ़ाई गई विभिन्न प्रकार की भूआकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, समणक, जो कक्षा 6 में हमने पढ़ी थी भारत की भूआकृतियों के बारे में, पर्वत, पठार और मैदान में, तो हमें उससे याद आ जाएगा कि हाँ हमने इनके बारे में पढ़ा है।
आप मानचित्र पर कौन कौन सी वाक्यताओं को पहचान सकते हैं। अब आप उन्हें पहचानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मानचित्र पर अलग अलग रंगों का क्या तात्पर्य, जो अलग अलग रंग होते हैं जैसे लाल, हरा, ठीक है ना, ब्लू यानी कि नीला। इसके बाद संकेत है, मानचित्र पर अंकित संकेत सूची प्रत्येक क्षेत्र की ऊंचाई को दर्शाते हैं। जो मानचित्र पर संकेत सूची बनी होती है ना, निशान, तो वो उसकी प्रत्येक क्षेत्र की ऊंचाई को, रेखा को, या उस समय पर्टिकुलर जो भी चीज होती है उसको दर्शाती है। ठीक है बेटे, हम समय समय पर देखते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें अभी मानचित्र और उसका भौतिक मानचित्र इस तरह का होगा, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है बेटे, तो आप देख सकते हैं जो ये क्षेत्र है, ये हिमालय का, ये हिमालय का क्षेत्र है, जिसे वलित पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर नदियां भी हैं, गंगा, ठीक है, यमुना, और जो ये क्षेत्र होगा ये गंगा के मैदान का क्षेत्र होगा। बेटा इस अध्याय को पढ़ते समय हम बीच बीच में भौगोलिक मानचित्र को देखते रहेंगे। ठीक है, जैसे आपने पीछे देखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कि हमारा जो देश भारत है वो पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि क्षेत्र आकार की दृष्टि से कि कौन से नंबर पर आता है, 7वें नंबर पे। वो एशिया महाद्वीप का भाग है। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं ना महाद्वीप, उसमें से भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार के साथ मिलकर यह एक बड़े भूभाग का निर्माण करता है, फिर जिससे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इन देशों को मिलाकर ही भारतीय उपमहाद्वीप का भाग बनता है, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। आइए अब देखते हैं कि वो देश कौन कौन से हैं। देखो बेटे, ये है भारत का नक्शा, यानी भौगोलिक मानचित्र या भारत का भौतिक मानचित्र। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप, ये सारा, ठीक है बेटे, ये सारा महाद्वीप ये वाला 7 कॉन्टिनेंट मिलकर बनते हैं। इसमें से यहाँ पर भारत तो है ही, इधर पाकिस्तान हो गया, ठीक है बेटे, ऊपर नेपाल हो गया, इधर बांग्लादेश, श्रीलंका, इधर म्यांमार, ये वाला सब। ठीक है, ये सारे के सारे मिलकर सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं। ठीक है, जो जिसमें हमारे बंगाल की खाड़ी है, जो बांग्लादेश और हमारे राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पास में है। इधर हमारा अरब सागर है और सबसे दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के पश्चिम में यानी कि महाराष्ट्र ये वाला पश्चिमी घाट है, ये वाला, ठीक है बेटे, ये भी क्या है, पश्चिमी घाट, देख रहे हैं आप, ये वाला, ये का पूर्वी घाट हो गया है, ये विंध्याचल क्षेत्र हो जाएगा, ये अरावली क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पर थार मरुस्थल राजस्थान में। ये गंगा का मैदान यानी गंगा यमुना का मैदान है ये, जिसमें अधिक से अधिक जनसंख्या रहती है भारत की। ठीक है बेटे, आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस मानचित्र को। जरूरत पड़ेगी तो हम आगे भी देखेंगे इसको बेटे। ठीक है, सामान्यतः हम भारत को 5 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं, जैसे मान पर्वतीय क्षेत्र, गंगा और सिंधु का मैदान, मरुस्थलीय भूभाग, दक्षिण प्रायद्वीपीय द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह होते हैं द्वीप, जैसे अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप। इस अध्ययन में हम भूभागों के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे, संक्षिप्त रूप से हम जानने की कोशिश करेंगे कि है ये क्या, इनकी प्रमुख विशेषताएं है क्या। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि भू आकृतियों की कुछ विशेषताएं समीप से देखने पर कैसी लगती है, कैसी प्रतीत होती है। अब इन सभी बिंदुओं को विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे यहाँ पर।
क्योंकि भारत एक विशाल तथा अत्यंत विविधतापूर्ण वाला देश है। यहाँ पर भारत में सब तरह के पर्वत है, पठार है, नदी है, ठीक है। और यहाँ पर समुद्र है, समुद्र से सीमाओं से भी लगा हुआ है भारत। और तटीय मैदान भी है, ठीक बेटे। ये सब चीजें मिलकर भारत विशाल देश बनता है। यहाँ पर भाषाएं हैं, बोलियां हैं, जनसंख्या है, ठीक है। इसका अनुभव हम शीघ्र ही करेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर दिशा में एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में खड़े। भारत के उत्तर दिशा में, जैसे भारत का नक्शा है, ठीक बेटे, कुछ इस तरह का नक्शा है। तो ये उत्तर, ये क्षेत्र जो है वो उत्तर कहलाएगा। तो यहाँ पर हिमालय, जो हमने फिर थार मरुस्थल और अरब सागर भारत की पश्चिमी सीमा बनाते हैं। आप देखो बेटा, इस नक्शे को देखो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर दिशा में है। उत्तर यानी कि जो ये हिमालय दिशा, ये वाली उत्तर दिशा में, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हिमालय का है। दक्षिण में हिंद महासागर है, क्या बेटे, दक्षिण में हिंद महासागर, ये दक्षिण, ये हिंद महासागर है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यानी कि पूर्व ये बंगाल की खाड़ी है, प्राकृतिक सीमाओं के रूप में उपस्थित। ये भौगोलिक विशेषताएं भारत और महाद्वीप के अन्य भागों के मध्य विभाजक की भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो भारत की भौगोलिक दिशा है, भारत को अन्य महाद्वीप से, अन्य अन्य देशों से बांटते हैं, या अन्य भूभाग के मध्य विभाजक की भूमिका निभाते हैं। साथ साथ भारत की जलवायु, संस्कृति और इतिहास को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि भारत में जलवायु परिवर्तन होता रहता है, हर जगह अलग अलग संस्कृति मिलेगी भारत में, क्योंकि बहुत बड़ा विशाल देश है। और इतिहास भी उसी तरह से हमें अलग ही मिलेगा। क्या आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर अपना पाठ याद है? यानी कि मानचित्र को देखिए और क्या आप बता सकते हैं कि भारत लगभग किन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है? अब हम देखेंगे भारत में अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ठीक है बेटे। हम पता लगाएंगे कि भारत अक्षांश और देशांतर रेखाओं में कहाँ पर है। क्या बेटा आप बता सकते हैं कि जो भारत है लगभग किस अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है? ठीक। अब यहाँ पर देखो, अक्षांश यानी भारत का मुख्य भाग, ये जो भारत का मुख्य भाग है, ठीक है यार, सबको मुख्य भाग लगभग 8 डिग्री, ये 8 डिग्री नॉर्थ में है और 37 डिग्री नॉर्थ से उत्तर दिशा में अक्षांश के बीच स्थित है, ठीक है, ये वाला। और देशांतर यानी कि ये, ठीक है, देशांतर भारत का मुख्य भूभाग लगभग 68 डिग्री, ये रहा, और पूर्व से 97 डिग्री इधर, 97 डिग्री इधर आएगा, ठीक है, पूर्व देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। हम भारत के उत्तर से स्थित हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के द्वीपों तक और फिर पूर्व की ओर से साथ यात्रा करेंगे, हम जानेंगे, मतलब पढ़ेंगे इसमें। क्योंकि हिमालय से लेकर कहाँ तक, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, फिर इधर अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत के बारे में हम जानेंगे। मानचित्र पे विभिन्न रंगों से हमें पहले से ही भौगोलिक विविधताओं का आभास कराते हैं। जो रंग है, जैसे ये रेड दिखाई दे रहा है, पर्वतीय क्षेत्र है, ग्रीन ग्रीन मैदानी क्षेत्र है, ठीक है बेटे, और ये ब्लू ये समुद्री क्षेत्र है, पानी के क्षेत्र। मानचित्र की संकेत सूची से स्वयं को परिचित कीजिए और देखिए कि किस प्रकार से विभिन्न रंग पृथ्वी को अलग अलग ऊंचाइयों को दर्शाते हैं। कि पहाड़ी और पर्वत होगा वो ऊंचा ऊंचा क्षेत्र के रूप में दिखाई देगा, ठीक है, पहाड़ के रूप में दिखाई देगा इस तरह से। नदियां इस तरह से दिखाई देंगी लाइन के रूप में। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं देखो यहाँ पर इस तरह की होंगी, नदियां इस तरह की होंगी, यहाँ पर दिखाई दे रखा है।
आप देख सकते हो इंडिकेट है यहाँ पर। ठीक है बेटे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला, मानचित्र पे हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई को देखिए। ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखनी है हमें। ठीक है बेटा, ये वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो भारत में आती है। यह एक विशाल प्राकृतिक प्राचीर के समान प्रतीत होता है कि भारत में एक उत्तर दिशा में एक विशाल प्राकृतिक प्राचीर यानी कि दीवार के रूप में दिखाई देता है, जो इस साइड से जो हवाएं आती है, ठंडी ठंडी हवाएं, वो भारत में आने से इसको रोकता है हिमालय। तो ये भारत का प्रहरी भी कहा जाता है भारत हिमालय को। यह एक विशाल प्राकृतिक प्राचीर के समान प्रतीत होता है। क्या आप मानचित्र की संकेत सूची के माध्यम से हिमालय विभिन्न स्थानों की ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं? क्योंकि भारत में हिमालय तो नेपाल में भी है, चाइना में भी है, ठीक है, और अफगानिस्तान में भी है, तो बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है बेटे, अगर देखो इसकी ऊंचाई अलग अलग देश में अलग अलग है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी हमारे देश में कंचनजंगा है, और सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल में है वो माउंट एवरेस्ट के नाम से जानी जाती है। ठीक है बेटे, आगे देखो पढ़ते हैं। ये पृथ्वी है, ये देखो ऊपर से देखने पर ऐसे प्रतीत होती है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला यानी कि उपग्रह से लिया गया चित्र, उपग्रह से लिया गया चित्र। ये ऊंचे ऊंचे क्षेत्र देखने पहाड़ है। ठीक है, हिमालय से लिया गया ये पहाड़ी है, पहाड़ी क्षेत्र है सब। इस पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है ना, ये सारी की सारी, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, यानी 25,000 किलोमीटर। ठीक है बेटा, आगे देखो। हिमालय पर्वत श्रृंखला आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे हम देखते हैं तो नीचे से आकाश को छू रही हुई इतनी ऊंचाई दिखाई देती है हमें नीचे से। वास्तव में इसकी कई चोटियां तो 800 मीटर से भी अधिक ऊंची है, और इन्हें सामूहिक रूप से 8,000 कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी चोटियां जो 8,000 से भी ऊंची है हिमालय की, उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? 8,000 के नाम से। यह पर्वत श्रृंखला एशिया के 6 देशों में भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। जो पर्वत श्रृंखला जो हिमालय की है वे कितने देशों में फैली हुई है? 6 में। जैसे यहाँ पर नेपाल हो गया, भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये चाइना हो गया, चीन, ठीक है, यहाँ पर भूटान हो गया। गर्मियों में नहीं, क्या आप विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वत का नाम बता सकते हैं? हिमालय। गर्मियों में पर्वतों पर जमी बर्फ पिघलती है, और यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों का प्रमुख जल स्रोत बनती है। जो ये नदी है जिसमें पर्वत है नहीं, हिमालय ऊंचाई पर बर्फ जमी हुई है, और जब ये पिघलते हैं तो ये नदी के रूप में गंगा, जैसे यहाँ पर एक गंगा देख रहे हैं, गंगा नदी है, और ये यमुना नदी है। ठीक है, तो वो पानी इनमें आता है, और फिर हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, पीने लायक होता है, और कृषि करने के लिए भी इसका पानी का प्रयोग किया जाता है। ये नदियां और इनकी सहायक नदियां लोगों को पीने योग्य जल यानी पानी देती है, जो पिया जाता है। कृषि और औद्योगिक उपयोगों के लिए जल उपलब्ध कराती है, और करोड़ों लोगों के जीवन को सुगम बनाती है, और करोड़ों लोग इन नदियों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि इस जल पर निर्भर रहते हैं। इसलिए कभी कभी हिमालय पर्वत श्रृंखला को एशिया का जल शिखर भी कहा जाता है। तो इसलिए हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है? एशिया का जल शिखर, क्योंकि कृषि योग्य भूमि, उपजाऊ भूमि के लिए पानी यहाँ से ही मिलता है। पीने योग्य पानी लोगों के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वो यहाँ से मिलता है। हिमालय अनेक संस्कृतियों और संस्थाओं का केंद्र भी है। जो हिमालय में अलग अलग संस्कृतियों, संस्थाएं हैं, मंदिर है, ठीक है, इसीलिए पर्वतों को पावन माना जाता है।
क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर देवता निवास करते थे, तो इसलिए इनको पावन भी माना जाता है, पवित्र माना जाता है। पावन मतलब यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। इन पर्वत श्रृंखला पर अनेक बहुत सारे मठ बने हैं, मंदिर बने हैं, जिनके कारण है कि तीर्थ स्थल आज भी संपूर्ण विश्व में संतों, महात्माओं तथा अन्य आध्यात्मिक साधकों को ध्यान, अर्चना और साधन के रूप में आकर्षित होते हैं। यहाँ पर लोग आकर साधना करते हैं, पूजा अर्चना पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं। आध्यात्मिक होकर लोग आध्यात्मिकता के लिए, शांति के लिए यहाँ पर जाते हैं। नदी यानी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं, जो उत्तराखंड के गोमुख यानी गांव के मुख से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, इसे गोमुख कहते हैं। ठीक है। और गंगा जाके गंगा में मिल जाती है। ये गंगोत्री हिमनद का एक मुहाना है। यह हिम नदी यानी हिम से बना, हिम यानी बर्फ से बना, बर्फ से बनी नदी। ठीक है। हिमनद भारतीय हिमालय के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। इसे पवित्र माना जाता है और यह असंख्य तीर्थ यात्रियों के लिए आकर्षित करता है। यहाँ पर आते हैं देखने के लोग, घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। ठीक है बेटे। गोमुख एक लोकप्रिय पहाड़ी यात्रा पथ ट्रैकिंग भी है। यहाँ पर लोग आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए। अगली बार जब आप गंगा को देखेंगे तो याद रखें, इसकी यात्रा वहीं से आरंभ होती है, यानी गंगा यहाँ से निकलती है भागीरथी के रूप में। वो भागीरथी आगे मिलेगा, गंगा में मिल जाती है। इसे कहते हैं गौमुख। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? एक रोचक तथ्य, जो हिमालय है, ठीक है बेटे, उसका निर्माण कैसे हुआ बताते हैं। अब यहाँ पर देखो, बहुत समय पहले भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था। गोंडवाना के नाम से जाना जाता था पहले भारत भूभाग। ठीक है। उसका पड़ोसी अफ्रीका का था। इधर क्या था? अफ्रीका देश था भारत के साइड में। कालांतर में यह भूभाग अलग हो गया, धीरे धीरे अलग हो गया और धीरे धीरे उत्तर की ओर अग्रसर होने लगा और इस दिशा में बढ़ने लगा। तो 5 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व पहले, आज यह यूरेशिया नामक भूभाग तक पहुंच गया। धीरे धीरे यूरेशिया नामक भूभाग तक पहुंचता गया, धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ता रहा। और जैसे ही भारतीय भूभाग ने यूरेशिया को धकेलना स्टार्ट किया, उनके बीच की भूमि निविलित होने लगी, यानी सिलटदार होती है ना, धीरे धीरे मुड़ने लगती है, मिलती है तो एक दूसरे के ऊपर प्लेट छूटने लगती है, तो इस तरह से दिखाई देने लगी और ऊपर उठने लगी। ठीक है। वैसे ही जैसे कालीन को धकेलने पर उसमें सिलवटें पड़ जाती है, इसी प्रकार विशाल हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जैसे भारत में यूरेशिया में मिला, टकराया, तो यह हिस्सा उठ गया। आश्चर्यजनक रूप से भारत आज भी बहुत धीमी गति से प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर एशिया की ओर बढ़ता जा रहा है, जो आपके बालों के बढ़ने की दर से बहुत धीमा है। इसका मतलब यह है कि हिमालय प्रतिवर्ष धीरे धीरे लगभग 5 मिलीमीटर की दर से ऊंचा हो रहा है और एक शताब्दी में इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक बढ़ जाती है। 100 वर्ष में मतलब इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक बढ़ जाती है, किसी हिमालय की। ठीक है। आप जो आपने देखा अभी, ये भारत की यूरेशिया की ओर यात्रा थी। ये इस तरह से धीरे अलग हुआ, फिर इस तरह बढ़ा, फिर इस तरह बढ़ा और वर्तमान में इस तरह से दिखाई देता है। ये जो घटना घटे स्टार्ट हुई थी 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व, फिर मध्य रेखा में आ गई तो 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा हो गया, 1 करोड़ वर्ष पूर्व इस तरह से दिखाई देने लगा। आगे देखो, हम यहाँ पर देखो सिलवटे, हिमालय की शैल जो इस तरह से मुड़ी, ये आप दिख रहे हो ना, ये इस तरह से मुड़ती चली जाती है।
हिमालय यानी शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। हिम अर्थात बर्फ, हिम का मतलब क्या होता है बर्फ, और आल्य अर्थात निवास या ग्रह से बना है, जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय का पूरा अर्थ क्या निकलता है, बर्फ का घर। हाँ देखो बेटा, हिमालय के 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हिमाद्री यानी बृहत हिमालय, जो ऊंचे पर्वत पहाड़ श्रृंखलाएं हैं उसे कहता है। पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक ऊंची और सर्वाधिक विकट है, ठीक है, उस पर पहुंचा नहीं जा सकता, चढ़ा नहीं जा सकता, या रह नहीं सकते लोग, बहुत ही ऊंचाई पर है और सर्वाधिक ऊंची, जहाँ माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे 19 पर्वत श्रृंखला स्थित है। यानी कि माउंट एवरेस्ट पर्वत और कंचनजंगा की जो चोटियां सबसे ऊंची है भारत में। ये क्षेत्र संपूर्ण वर्ष हिमाच्छादित रहता है, मतलब बर्फ से हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यह जीवन अत्यंत कठिन है, यहाँ पर रहना बहुत ही कठिन है, और यहाँ मानव बस्तियां अधिक नहीं है, बहुत ही कम रेयर मिलेंगी। फिर यानी हिमाचल यानी लघु हिमालय तो बृहत हिमालय के दक्षिण में स्थित है, और इसकी जलवायु समशीतोष्ण है, जो समृद्ध जैव विविधता और मानव निवास के लिए उपयुक्त होती है। जैसे यहाँ पर नैनीताल में, मसूरी के उत्तराखंड में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, और शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में जैसे लोकप्रिय पर्वत पर्यटक इसी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, जो लघु हिमालय के नाम से जाने जाते हैं। शिवालिक पहाड़ यानी बाह्य हिमालय, जो हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला बनाती है, जो नीचे की तरफ आते चले जाते हैं, जैसे घुमावदार पहाड़ियां और घने जंगल समृद्ध है। ये गिरिपाद वन्य जीवों से समृद्ध हैं, जो हिमालय और गंगा के मैदान जैसे उत्तरी मैदान भी कहा जाता है के बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। आगे देखो, हमें बताने की हिमालय के निकट स्थित भारत में कौन कौन से राज्य हैं, आप बता सकते हैं। अभ्यास में भौतिक और राजनीतिक दोनों मानचित्र की सहायता ले सकते हैं। जैसे भौतिक मानचित्र की सहायता ले सकते हैं हम, ये जैसे हमारा मानचित्र है, तो हमें बताने की कौन कौन से राज्य में हिमालय फैला हुआ है। सबसे पहले इधर आता है हिमाचल, ठीक है बेटे, फिर आता है उत्तराखंड, फिर इधर आ जाता है ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, इधर और 7 सिस्टर राज्य इधर सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के बाद आ जाता है जम्मू कश्मीर, ठीक है बेटे। भारत के जो देश हैं, राज्य हैं, वो जिसमें हिमाचल पर्वत श्रृंखलाएं ज्यादा मिलती है। आगे पश्चिम हिमालय क्षेत्र में पारंपरिक गृह निर्माण की पद्धति को काट कुन्नी अथवा धजी देवरी शैली के रूप में जाना जाता है। ये शैलियां हैं जिसमें गृह निर्माण पद्धति के लिए प्रयोग की जाती हैं। इस तरह के घर बनते बेटे हिमाचल प्रदेश में काट कुन्नी घर इस तरह के बनाए जाते हैं। इसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थर और लकड़ी के संयोजन का उपयोग किया जाता है। उनका प्रयोग करके इन घरों का निर्माण किया जाता है, जो न केवल घर को गर्म रखता है बल्कि हल्के भूकंप की स्थिति में क्षति होने से बचाता है। तो हल्के भूकंप का भी कोई इन पर असर नहीं पड़ता, सुरक्षित रहते हैं लोग। अब यहाँ पर देखो, इसे अनदेखा न करें, यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित ग्रेटर हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ये वनस्पति और जीवों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इसमें सबसे अधिक जीव की विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इस उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। उद्यान की जैव विविधता को सरकार के साथ साथ उद्यान में रहने वाले ग्रामीण समुदाय द्वारा भी संरक्षित किया जाता है। लोग तो सुरक्षित रखते हैं और इसे यूनेस्को ने भी सुरक्षित रखा है, उन्होंने एक विश्व धरोहर माना है, और लोग बाग भी करते हैं, सरकार भी इनको संरक्षित करने के लिए समय समय पर कदम उठाते हैं। आप देख रहे हो ये हिमालय कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है।
अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें क्या बताया जा रहा है। हम यहाँ देखो, ग्रेटर हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, ये वाला जो हिमाचल में है, हिमालय नर पक्षी, ये वाला, लद्दाख स्थित एक बौद्ध मठ, ये बौद्ध मठ है, लद्दाख में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में पवित्र होती ब्यास नदी, ये ब्यास नदी है जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिम तेंदुए इस तरह के दिखाई देते हैं। हिमालय क्षेत्र को एक स्थानीय बाजार में प्रदर्शित कृषि उपजाऊ क्षेत्र, ये वाला। और ब्रांच यानी रोडोड्रेनो, इस पुष्प से एक विशेष प्रकार के शीतल पेय बनाया जाता है, इससे शीतल पेय बनता है। अब इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।